पॉइंट, बहुत सारा चीज़ रहता है उसमें, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? पैकेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है? तो कोई भी सॉफ्टवेयर बिना लैंग्वेज का नहीं चलता है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर के पीछे में क्या रहता है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या-क्या हो सकता है? सी एक लैंग्वेज का नाम है। जैसे हम लोग हिंदी, बंगला, उड़िया, तमिल, तेलुगु बोलते हैं ना, तो कुछ वैसे ही मान लीजिए कि कंप्यूटर में भी वैसे ही अलग-अलग तरह का लैंग्वेज होता है। तो जैसे सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, जावा होता है, इस तरह से और भी मार्केट में लैंग्वेजेस हैं। ईआरपी का फुल फॉर्म आप लोग को पता ही है। ईआरपी कितना तरह का है मार्केट में अवेलेबल, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है? ईआरपी में रिसोर्स का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब क्या है? ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं ना। कोई भी कंप्यूटर में क्या चीज़ होता है, तो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, ये भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद अ, उसके बाद ये एप्लीकेशन सर्वर और क्या-क्या बताया था मैंने? 3 तरह का सर्वर बताया था ना? R3 में क्या-क्या बताया था मैंने? हाँ, 3 सर्वर बताया था। हाँ, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे जैसे वही चीज़ बता रहा है, डेटाबेस लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। तो जिसको हम लोग आर्किटेक्चर बोल रहे हैं, उसी को कभी-कभी एल से लेयर भी बोला जाता है। तो जैसे डेटा जैसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन नहीं, प्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं हम लोग? आर्किटेक्चर, हाँ। प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस 3 होता है। उसी को कभी-कभी लेयर भी बोलते हैं। तो सेम चीज़ है, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। सिंगल टियर में क्या होता है, इस तरह का। आज थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे। सिंगल टियर का मतलब क्या है, 2 टियर का मतलब क्या है, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्लाइंट सर्वर और ये कुछ-कुछ पढ़े थे। एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रेजेंटेशन सर्वर। तो प्रेजेंटेशन सर्वर या प्रेजेंटेशन लेयर एक ही चीज़ है। एप्लीकेशन लेयर या एप्लीकेशन सर्वर एक ही चीज़ है। डेटाबेस लेयर या डेटाबेस सर्वर एक ही चीज़ है, ठीक है? यहाँ पे कुछ-कुछ एग्जांपल दिया है 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या-क्या होता है। तो ठीक है, इसको हम लोग अभी पढ़ लेंगे। आईडीएस का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो आईडीएस का मतलब क्या होता है? डेमो सर्वर, ठीक है? मतलब ये लाइव सर्वर नहीं है, ये सेम टू सेम एसएपी ही है, बट ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये सीखने के लिए है, ठीक है? मतलब ये लाइसेंस वर्जन नहीं है, ठीक है? ये सेम टू सेम कॉपी ही है, बट इसमें कोई कंपनी काम नहीं करता, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन में रहता है ट्रेनिंग पर्पस के लिए। तो जिसको बोलते हैं आईडीईएस, ये उसका फुल फॉर्म है। एसएपी का फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया है, ये क्या होता है। एसएपी में क्या क्या फंक्शनल मॉड्यूल होता है, बेसिस मॉड्यूल में क्या होता है, एंड टेक्निकल मॉड्यूल क्या क्या होता है, ठीक है? ये आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। टेक्निकल मॉड्यूल क्या होता है? तो जैसे एबैप होता है, तो ये जो एबीएपी है, ये उसका फुल फॉर्म है, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है? ये उसका फुल फॉर्म है। जैसे सी प्लस प्लस जावा होता है, उसी तरह से एबैप होता है एसएपी में। तो जो लोग एबैप में काम करते हैं, वो लोग को क्या बोलते हैं? एबैपर्स, ठीक है? और जो लोग फंक्शनल में काम करते हैं, जैसे पीपी, एमएम, एचडी, ये लोग को बोलते हैं फंक्शनल कंसल्टेंट। तो 2 तरह के लोग हो गए, एक हो गया फंक्शनल कंसल्टेंट और एक हो गया टेक्निकल कंसल्टेंट और एक हो गया बेसिस कंसल्टेंट। ये बेसिस भी टेक्निकल ही है एक्चुअली। तो फंक्शनल कंसल्ट मतलब जो लोग पीपी, एचडी, एमएम ये सब मॉडल संभालते हैं। और टेक्निकल कंसल्टेंट मतलब या तो वो एबएप, सीए इस तरह का कुछ देखता है, या फिर वो बेसिस वगैरह देखता है, ठीक है? फंक्शनल कंसल्टेंट में ये लोग आते हैं फंक्शनल मॉड्यूल में, वो लोग ये सब को संभालता है। वो लोग आईएमजी टूल यूज़ करता है कॉन्फ़िग वगैरह करने के लिए, ठीक है? जो टेक्निकल मॉड्यूल है वो लोग करता है एबएपल लोग, ठीक है? फंक्शनल मॉड्यूल लोग ये सब मॉड्यूल में काम करता है, एसएपी जीयूआई में काम करता है और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करता है। बेसिस वाला आदमी क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? जो सॉफ्टवेयर है एसएपी का, उस सॉफ्टवेयर को हैंडल करता है। जैसे उसका बैकअप लेना,
टाइम टू टाइम में बैकअप लेना, उसका कुछ नया सॉफ्टवेयर का अपग्रेड अगर आया है तो अपग्रेड करना, ठीक है। इस तरह का एक्टिविटी वो सब करता है, वो लोग करते हैं बेसिस, ठीक है। और ये कुछ कुछ नया मॉड्यूल है, ये सब भी मार्केट में अवेलेबल है, और ये सब भी फंक्शनल मॉड्यूल में ही आता है। तो यहाँ पे और भी कुछ कुछ टर्म बताया है, जैसे फंक्शनल कंसल्टेंट जो एचडी का होता है, जैसे एचडी मॉड्यूल अगर हम लोग सीख रहे हैं एचडी, तो फंक्शनल कंसल्टेंट जो एचडी होता है वो उसका रोल वगैरह यहाँ पे बताया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ टर्म भी बताया है, जैसे एसएपी में कितने तरह के प्रोजेक्ट होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया है, एंड उसमें किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे अभी, तो डिटेल्स में हो जाएगा ये। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 22 अगस्त। लास्ट क्लास हम लोग जैसे R3 आर्किटेक्चर पढ़े थे, तो R3 से पहले भी दो आर्किटेक्चर था, उसको बोलता था R1, R2, R3, ठीक है। R1 आर्किटेक्चर, R2 आर्किटेक्चर, R3 आर्किटेक्चर। तो R1 आर्किटेक्चर क्या होता है, उसमें ना सब एक ही साथ रहता है। ये हो गया R1। तो क्या होता है ना, पूरा एक ही सीपीयू है, एक ही डब्बा है, और उसी में क्या है, प्रेजेंटेशन सर्वर भी उसी में है, एप्लीकेशन सर्वर भी इसी में है, एंड डेटाबेस सर्वर भी इसी में है। तो बोलते हैं R1। उसके बाद फिर क्या हुआ, नया इन्वेंशन हुआ, एंड इसमें दो पार्ट हो गए। इसको बोला R2। इसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन सर्वर अकेला रहता है, नहीं, प्रेजेंटेशन सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर एक ही साथ रहता है, और ये डेटाबेस जो है ये अलग रहता है, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में और चेंजेस हुआ, ठीक है। तो ये क्या क्या R3 में प्रेजेंटेशन सर्वर जो है ये अलग रहा, ये 3 पार्ट में टूट गया। तो R3 में क्या क्या, यहाँ पे प्रेजेंटेशन सर्वर हो गया, तो हो गया एप्लीकेशन सर्वर, यहाँ पे डेटाबेस सर्वर, ठीक है। ऐसे हो गया। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो गूगल भी ले सकते हैं। R1, R2 एंड R3 आर्किटेक्चर, ठीक है। R1 में क्या होता है, SAP R1 was the first version and it is one tier architecture with 3 layer presentation
फंक्शन एप्लीकेशन एंड डेटाबेस आर इंस्टॉल्ड इन वन सिस्टम, एक ही सिस्टम में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या R2। तो R2 में क्या होता है, ये मेन फ्रेम वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड इट इज टू टायर आर्किटेक्चर इन विच 3 लेयर जो होता है प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन डेटाबेस आर इंस्टॉल्ड इन 2 सेपरेट सर्वर। तो पहला सर्वर में क्या रहता है, प्रेजेंटेशन सर्वर, एंड दूसरा सर्वर में एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये नीचे चले जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाए। तीसरा क्या है, तो तीसरा होता है R3, जहाँ पे सब कोई अलग अलग होता है, प्रेजेंटेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। तो जो यहाँ पे दिख रहा है, कोई डाउट है? सर इसको डिवाइड ऐसा किया है तो इसका रीजन क्या है सर? रीजन है सिस्टम को फास्ट करने के। जैसे एक छोटा एग्जांपल अगर बताते हैं, आपका ऑफिस में मान लीजिए एक ही सेंट्रल प्रिंटर लगा हुआ है और उस एक ही प्रिंटर को मल्टीपल कंप्यूटर से जोड़ दिया है। तो मान लेते हैं कि 10 तो कंप्यूटर का पीछे एक प्रिंटर लगा हुआ है। तो जब प्रिंट मारेंगे तो कितना टाइम लगेगा? अगर सब आदमी धड़ाधड़ प्रिंट मारेगा, सब कोई प्रिंट निकालता है, मान लीजिए सबका काम है, कुछ ना कुछ वो करता है और प्रिंट निकालता है। तो जब प्रिंट निकालेगा कोई तो फिर तो क्यू में लग जाएगा, है ना। मान लेते हैं कि सब कोई इनवॉइस का प्रिंट निकाल रहा है, सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, पहला आदमी मारा, तुरंत दूसरा आदमी मारा, फिर पहला वाला आदमी फिर से मार दिया, फिर चौथा वाला आदमी प्रिंट मारा, फिर छठा वाला आदमी प्रिंट मारा, फिर पहला वाला आदमी प्रिंट मार दिया। तो एक ही प्रिंटर संभालने सकेगा 10 आदमी का लोड? नहीं सर, जल्दी खराब हो जाए। हाँ, तो उसमें क्या होता है ना, क्यू में लग जाता है। क्यू में लग जाता है मतलब रिस्पॉन्स, कंप्यूटर को जो रिस्पॉन्स पहले आया होगा वो उसी पे काम करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो एक ही आदमी धड़ाधड़ प्रिंट मारे जा रहा, दूसरा वाला भी वैसे ही किया जा रहा, चौथा वाला भी ऐसे ही किया जा रहा, सबको ही 5, 6, 10 पेज करके प्रिंट मार रहा है। तो जो 10वां वाला आदमी है वो अगर सबसे लास्ट में प्रिंट मारेगा तो उसको तो बहुत देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम तो एक के बाद एक काम कर रहा है ना। ठीक है, तो हो सकता है कि वो आखिरी वाला आदमी एक ही पेज प्रिंट मारा हो, लेकिन उससे पहले जो लोग मारा है, कोई 50 पेज मारा है, कोई 100 पेज मारा है, कोई 10 पेज मारा है। अब सिस्टम जो है उसके पीछे लगा हुआ है प्रिंटर जो है, तो 10 नंबर वाला आदमी का एक प्रिंट होने में तो उसको आधा घंटा लग जाएगा। बहुत लेट हो जाएगा, तो उसको बहुत लेट हो जाएगा। वो बोले क्या झमेला पाल दिया है, कॉमन एक तो प्रिंटर बैठा के, ठीक है ना। तो इसीलिए एक ही सिस्टम में सारा कुछ रहने से ना सिस्टम थोड़ा परेशान हो जाता है कि हमें करना क्या है भाई, किसको आगे लेना है किसको पीछे लेना है। 1 मिनट लाइन पे रुकेगा। हाँ, हाँ, तो बेसिकली सर्वर को संभालने के लिए, ठीक है, मतलब जो वर्क है उसको फास्ट करने के लिए। और अगर हम इसी लैंग्वेज में बात करें तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, हम लोग का घर में जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, तो जो घर में कंप्यूटर होता है या डेस्कटॉप या उसमें प्रेजेंटेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर सब एक ही साथ रहते हैं, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर है, वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंटेशन सर्वर बोलते हैं मतलब आपका जो मॉनिटर है वही होगी आपका प्रेजेंटेशन सर्वर।
एप्लीकेशन सर्वर का मतलब क्या हो गया, आपका जो विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 9 जिससे आपका कंप्यूटर चल रहा है, वो हो गया आपका एप्लीकेशन सर्वर। और डेटाबेस सर्वर मतलब जो आपका हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन किया रहता है जहाँ डेटा सेव होता है, वो हो गया आपका डेटाबेस सर्वर। एक ही कंप्यूटर में सारा चीज हो गया, ये आपका घर का कंप्यूटर जैसा हो गया। ठीक है, ये ये एक ही सिस्टम में सारा चीज हो गया। उसके बाद फिर क्या बोला कि नहीं, ऐसा करने से ना प्रॉब्लम होगा। मान लेते हैं कि अ, अभी जैसे मान लीजिए आप जैसे आप लोग 3 आदमी हैं, ठीक है, तीनों आदमी को अगर हम 3 सिस्टम देंगे ऐसे करके, तो आप लोग जो कुछ भी काम करिएगा अपना ही सिस्टम में सेव होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि विनोद जी को कुछ जरूरत पड़ा कोई डेटा का जो आपका सिस्टम में सेव है, तो वो यूज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, है ना। उसे सबको कोई डेटा है, आपका कोई डेटा है जो आप चाहते हैं कि सब यूज कर, क्लियर है। 3 आदमी को हम 3 कंप्यूटर खरीद के देंगे, या ऑफिस में तीनों के लिए अलग अलग कंप्यूटर रहेगा, तो अलग अलग रहेगा और सबका डेटा अलग अलग सिस्टम में रहेगा। कल दिन विनोद जी नहीं रहे ऑफिस में, छुट्टी में चले गए, तो उसका सिस्टम तो बंद है, कोई यूज ही नहीं कर पाएगा उसका सिस्टम। उसी समय मान लीजिए आपको जरूरत पड़ गया कोई डेटा का, तो आप क्या करेंगे उस हाल में? नहीं कर सकते ना कुछ, इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए यही चीज से बचने के लिए क्या किया, बोला एक काम करो, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर को एक कंप्यूटर में डाल दो और प्रेजेंटेशन सर्वर को अलग कंप्यूटर में डाल दो। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक एक प्रेजेंटेशन सर्वर है विनोद जी का, एक प्रेजेंटेशन सर्वर है आपका, एक प्रेजेंटेशन सर्वर है सुरजीत को। अब ये तीनों खाली अपना अपना सर्वर में बैठ के काम करेगा और डेटा एक ही जगह में सेव होगा। ठीक है, तो अब किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी छुट्टी में रहे, कुछ भी रहे, कहीं पे भी रहे, डेटा तो कॉमन जगह में सेव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ। कोई छुट्टी में रहे, कुछ भी रहे, डेटा तो मिल ही जाना है ना। क्लियर है ना। ठीक है, तो ऐसा किया। उसके बाद बोले एक काम करो, नहीं ऐसा में भी मत करो, प्रेजेंटेशन को भी अलग कर दो यार, एप्लीकेशन को सिंगल रखने दो, ये अपना रहेगा, डेटाबेस को भी अलग कर दो, प्रेजेंटेशन को भी, सर्वर को भी अलग कर दो, ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम से संभलने के लिए ये सब किया। ऐसे आप अगर फोटो वोटो देखे होंगे कहीं पे, यहाँ पे अगर गूगल में जाके कुछ इमेज उमेज देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ऐसा वन टायर में क्या है, ये पहले जमाने का जो कंप्यूटर जैसा था, सारा चीज एक जगह में। फिर टू एप्लीकेशन भी अलग हो गया, डेटाबेस भी अलग हो गया। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, R3 आर्किटेक्चर का डिटेल्स में हम थोड़ा बताएं अभी। R3 आर्किटेक्चर का मतलब क्या है। अब समझते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। क्लाइंट एंड सर्वर,
तो अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स बताएगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब है कि जो सर्वर है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो सर्वर एक डेटाबेस या एक कंप्यूटर या सीपीयू जो भी बोलना है बोल लीजिए, उसको इंटरनेट के थ्रू कौन कौन यूज़ कर रहा है, लैपटॉप में भी यूज़ कर रहा है, मोबाइल से भी यूज़ कर रहा है और डेस्कटॉप से भी यूज़ कर रहा है। तो जैसे यूट्यूब का ही एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो यूट्यूब का डेटा में जो भी वीडियो है, गाना है, वो कहाँ पे सेव है? यहाँ पे सर्वर में। कभी हम लोग अपना लैपटॉप में भी youtube.com करते हैं तो यहाँ पे भी वही वीडियो चलना चालू हो जाता है। कभी मोबाइल में यूट्यूब में जाके यूट्यूब में कुछ भी ढूंढते हैं तो वो यहाँ पे भी चालू हो जाता है, और कभी डेस्कटॉप में भी करते हैं तो यहाँ से भी चालू हो जाता है। ये लोग क्या है? ये लोग हैं क्लाइंट। जो डेटा जहाँ पे सेव है उसको क्या बोलते हैं? सर्वर। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप सेम एग्जांपल है, वर्क स्टेशन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट के थ्रू वो सर्वर को कनेक्ट किया हुआ है। जैसे आरसीटीसी का रेलवे टिकट जब आप बुक करते हैं तो कोई भी माध्यम से कर सकता है ना, फोन से भी बुकिंग होता है टिकट, आप अपना कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, आप अपना लैपटॉप से भी कर सकते हैं, है ना। तो जितना भी क्या बोलेंगे उसको, जितना भी डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उन सारे चीजों को बोला जाता है क्लाइंट, एंड जहां पे डेटा सेव होता है उसको बोला जाता है सर्वर। ठीक है, क्लियर है? जी सर। यहाँ पे और भी यहाँ पे देखिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अ कंप्यूटिंग मॉडल इन विच द सर्वर host delivers and manage most of the resources and services requested by the client। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये सब विकिपीडिया भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के दिन में सबको यही फंडा यूज करता है, एक कॉमन सर्वर होता है और बाकी सब लोग क्या करते हैं, क्लाइंट के थ्रू उसको यूज करते हैं। जैसे एसबीआई का ही बात कर लीजिए, कोई भी बैंक का सर्वर हर एक ब्रांच में नहीं रहता है। ठीक है, कोई जमाना हुआ करता था पहले कि सब कोई अपना अपना डेटा अपना अपना ब्रांच में रखता था, लेकिन आज के दिन में अगर आपका बैंक अकाउंट बारिडी ब्रांच में है जमशेदपुर में, तो आप नोएडा में भी जाके आपका अकाउंट नंबर बताएंगे तो आपका डिटेल्स बता देगा, बता सकता है ना। कैसे हो रहा है ये चीज, कैसे पॉसिबल है? वो आपको, आपका बारिडी ब्रांच का मैनेजर को जानता है क्या है, या बारिडी ब्रांच का किसी को जानता है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपका अकाउंट नंबर मांगेगा, ठीक है, और आपका कुछ पैन नंबर या डेट ऑफ बर्थ कुछ और फर्दर डिटेल्स मांगेगा, उसको डेटा में डालेगा कंप्यूटर में, आपको उसका सारा डिटेल्स मिल जाएगा, आपका घर का एड्रेस, बैंक बैलेंस, चेकबुक है नहीं है, डेबिट कार्ड है नहीं है, सारा चीज मिल जाता है ना। कैसे होता है ये? क्लाइंट सर्वर के थ्रू। तो आज के दिन में कोई भी डेटा कोई एक जगह में नहीं रहता है, सब कोई मतलब कोई अलग अलग जगह में रहता है, नहीं रहता है, सब एक ही जगह में रहता है। जैसे आधार को ही ले लीजिए, आधार का डिटेल से आज के दिन में सारा काम हो रहा है ना। जी सर। ठीक है, पैन हो गया वो भी आधार से कनेक्टेड है, बैंक का डिटेल्स वो भी आधार से कनेक्टेड है। ठीक है, आपका ऑफिस में भी कोई अगर कुछ है वो भी आपका आधार से एडेड है, आपका पीएफ नंबर भी आधार से एडेड है, तो सारा चीज आज के दिन में आधार से एडेड है। ठीक है, सर्वर पे काम कर रहा है। हाँ, तो आधार का भी एक अपना सर्वर है, और आप कुछ भी करने जाएंगे तो आपको आधार नंबर मांगता है सब चीज। तो अभी अगर आप आधार नंबर मान लीजिए आप जमशेदपुर का आदमी है और आप चल गए मुंबई, तो वहां पे अगर आप आधार नंबर बताएंगे तो उसको भी पता चल जाएगा कि इस आधार नंबर में कौन आदमी है, क्या करता है, नहीं करता, सारा डिटेल्स, है ना।
ये फंडा है क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर का। तो जहाँ पे क्लाइंट जो है ये लोग क्या है, ये लोग जस्ट एक डेटा पुल करने के लिए या डेटा को फेच करने के लिए एक माध्यम है। डेटा यहाँ पे सेव नहीं है, इस कंप्यूटर में भी नहीं है, इस मोबाइल में भी नहीं है, इस लैपटॉप में भी नहीं है। डेटा यहाँ पे है, ठीक है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो इसी वजह से ये ऐसा हो पा रहा है, जिसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर। ठीक है, तो आप लोग अपने तरफ से नोट वोट बना लीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा, कुछ कुछ डिटेल्स में बताया है, फोटो वोटो भी है, इसका मतलब क्या है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जिस डिवाइस से या जिस माध्यम से आप डेटा को देख सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं या प्ले कर सकते हैं, उन माध्यम को बोला जाता है क्लाइंट, और जहाँ पे डेटा सेव रहता है उसको बोला जाता है सर्वर। ठीक है, जैसे आपका एटीएम, आपका एटीएम क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। ठीक है, क्योंकि एटीएम में आपका डेटा सेव नहीं रहता है, आपका बैंक डिटेल, घर का नंबर, घर का एड्रेस, आधार नंबर, ये कुछ भी डिटेल्स नहीं है एटीएम के पास। वो सारा डिटेल्स कहाँ पे है, सर्वर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। कोई डाउट है इसमें? ये लिंक शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग को विकिपीडिया वगैरह पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड ठीक है, इसमें और ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्लाइंट सर्वर क्या होता है, नोट वोट बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है लैंडस्केप। पढ़ेंगे एसएपी लैंडस्केप। हाँ, इसी को पढ़ लेते। तो ये क्लियर है ना, R1 R2 R3? जी सर। ठीक है, अब समझते हैं एसएपी लैंडस्केप क्या होता है। ठीक है सर, एक ये अलग से टॉपिक है कि सर, एक जैसा कि आपने एक भेजा था, तो उसमें एसएप मेथोडोलॉजी के अंदर में है ये सर। नहीं नहीं, ऐसा अलग चीज़ है, हम उसके अंदर घुसे ही नहीं है, तो ठीक है। ये अलग चीज़ है। तो हम लोग अभी समझेंगे कि एसएपी लैंडस्केप क्या होता है। ठीक है, तो एसएपी लैंडस्केप में ये कुछ हद तक आपका R3 जैसा ही है, लेकिन दोनों को मिक्स मत करिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ है। एसएपी लैंडस्केप अलग चीज़ है एंड एसएपी R3 आर्किटेक्चर ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो एसएपी लैंडस्केप का मतलब होता है कि एसएपी का सर्वर्स एक्चुअली। ठीक है, तो एसएपी के सर्वर का मतलब अगर हम बोले, तो अगर सीधा लैंग्वेज में बात करें, लेमन लैंग्वेज में अगर आपको समझाएं, तो हाँ ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्या क्या होता है लिख देते हैं। ठीक है, तो
डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर जैसा और कि कुछ लैंडस्केप में शायद 4 होते हैं सर, एक सैंडबॉक्स R&D वाला। हाँ बताते हैं सर। और एक होता है DR सर्वर, डिजास्टर सर्वर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हम इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, और इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट सर्वर होता है, मान लेते हैं ये एक कंप्यूटर है, ये एक CPU है, ठीक है। तो डेवलपमेंट सर्वर के अंदर में क्या होता है, एक होता है सैंडबॉक्स, तो बोलते हैं क्लाइंट, ठीक है। दूसरा होता है डेवलपमेंट क्लाइंट, ठीक है। या फिर डेवलपमेंट या और इसको बोलते हैं डेवलपमेंट नहीं लिखते हैं, या और एक लिखते हैं एबैप क्लाइंट, या और एक होगा गोल्डन क्लाइंट, या एक होगा टेस्ट क्लाइंट, ठीक है। हाँ ऐसा, ठीक है। एक यहाँ पे सेम उसी के जैसा होगा, इसको बोलते हैं क्वालिटी सर्वर, यहाँ पे होता है क्वालिटी क्लाइंट, ठीक है। इस तरह से एक होगा प्रोडक्शन सर्वर, इसको बोलेंगे प्रोडक्शन क्लाइंट, और एक होता है डिजास्टर सर्वर, ये होगा कॉपी और प्रोडक्शन क्लाइंट। ये अभी समझते हैं ये सब होता क्या है ना, ठीक है। ये 4 चीज होता है एसएपी लैंडस्केप में। कोई कोई कंपनी में क्या होता है, ये डेवलपमेंट और क्वालिटी का एक ही सर्वर होता है। जब हम सर्वर बोलते हैं तो सर्वर का मतलब क्या होता है, CPU, जहाँ पे हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है, मदरबोर्ड भी लगा हुआ है, प्रोसेसर भी लगा हुआ है, ऐसा, ठीक है। जैसे आपका घर का कंप्यूटर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है जब, ठीक है, तो वहाँ पे एक CPU का डब्बा होता है ना अलग से, जहाँ आपका कीबोर्ड माउस कनेक्टेड रहता है, सारा चीज़ उसके साथ कनेक्टेड रहता है। उसी तरह से जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी टाटा, जिंदल, मित्तल, अंबानी, अदानी, इस तरह का कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, तो उन लोगों अपना कंपनी में जो भी सॉफ्टवेयर जो चला रहे हैं एसएपी का, तो वहाँ पे भी जो आईटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी आपको इस तरह से सर्वर मिलेगा, ठीक है। तो कोई कोई कंपनी में ये अलग अलग सर्वर रखा जाता है, मतलब अलग अलग कंप्यूटर बनाया जाता है, एक डेवलपमेंट के लिए, एक क्वालिटी के लिए, एक प्रोडक्शन के लिए, और एक डिजास्टर के लिए। कोई कोई कंपनी में क्या करता है, इन दोनों को एक ही सिस्टम में रख देता है, मतलब तो क्वालिटी क्लाइंट को यहाँ पे डाल देता है और इसको रखता ही नहीं है। तो सिर्फ एक ही सर्वर होता है डेवलपमेंट सर्वर, और दूसरा सीधा क्या हो जाता है, प्रोडक्शन सर्वर, मतलब 2 CPU हो गए, ठीक है। और कोई कोई कंपनी में ऐसे अलग अलग रखते हैं, क्लियर है। ठीक है। तो ये सब का मतलब क्या है अभी वो समझते हैं, ठीक है। सैंडबॉक्स क्लाइंट का मतलब क्या है, क्वालिटी का मतलब क्या है, प्रोडक्शन का मतलब क्या है,
डिजास्टर सर्वर में जो कॉपी और प्रोडक्शन क्लाइंट है इसका मतलब क्या है, एंड ये क्लाइंट वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो क्लाइंट वर्ड का मतलब आपको इस बुक में मिल जाएगा। इसमें बताया है कि नहीं? क्लाइंट सर्वर ये तो बताया है, but हाँ ये इस तरह का 3 डिजिट का एक कोड होता है, 3 डिजिट का कोड होता है जिसको बोला जाता है क्लाइंट, क्लाइंट कोड या क्लाइंट नंबर, ठीक है। इसका यूज क्या है, जैसे अभी मैंने बताया ना ये डिवीजन रहता है इस तरह से, तो इसका यूज क्या है, एक सर्वर को ना कुछ कुछ स्पेस अलॉट कर दिया जाता है। जैसे आपका कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो होता है, तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वी ड्राइव, वेब ड्राइव, ऐसा करते हैं कि नहीं? हम्म, तो क्यों कर दें वैसा, क्या एक ही ड्राइव रखने से क्या दिक्कत? सर पार्टीशन कर देने से उसका इजी रहता है कि हाँ सी ड्राइव में सिर्फ सॉफ्टवेयर रहेगा, उसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। डी ड्राइव में जैसे मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट होगा, स्टडी मटेरियल, उसको रखिए, और जो ई ड्राइव है उस पर चले या कुछ जो ओल्ड सॉन्ग्स वाला वीडियो वगैरह वो रखिए। तो पार्टीशन कर दिया तो इजी रहता है हम लोगों को उसको हैंडल करने में। हम्म, तो सिर्फ इजी ही नहीं, और भी चीज है, जैसे सी ड्राइव जो होता है प्योरली सिस्टम ड्रिवन फाइल सॉफ्टवेयर सब सी ड्राइव में रहता है ना। जी। और डी ड्राइव, बी ड्राइव, वेब ड्राइव बनाने से आप पर्सनली अपना कोई भी चीज को और भी बाइफरकेट कर सकते हैं। डी ड्राइव में हम स्टडी मटेरियल रखेंगे, बी ड्राइव में खाली मूवी रखेंगे, ठीक है, एफ ड्राइव में खाली गाना रखेंगे, जी ड्राइव में खाली बुक्स रखेंगे, ऐसा कुछ कुछ कर सकते हैं। और ज़्यादा बेटर वे में फाइल फोल्डर्स को सजा के रखने के लिए, और नहीं तो क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, सब एक ही जगह हो जाएगा, और फिर वही बार बार खोजना पड़ेगा कौन सा चीज़ कहाँ है, क्या है, नहीं है, इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इस पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, फाइल फोल्डर को सेपरेट बनाने के लिए हम लोग लॉजिकल पार्टीशन करते हैं। अगर हार्ड डिस्क कभी देखेंगे तो उसमें देख के पता चलता है कि सी ड्राइव कितना है, डी ड्राइव कितना है, हार्ड डिस्क देखे हैं कि नहीं कभी? देखे है ना? नहीं देख के तो पता नहीं चलता था, लेकिन देख इस के सिस्टम कुछ में नहीं हम पता लोग चलता। हाँ, अगर हार्ड डिस्क का फोटो देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है, हार्ड डिस्क का फोटो कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये हार्ड डिस्क देखने से पता चलता है इसमें कितना ड्राइव है, नहीं सी ड्राइव का एरिया क्या, यहाँ से यहाँ तक सी ड्राइव है, डी ड्राइव यहाँ तक है, ई ड्राइव यहाँ तक है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है इसमें। नहीं सर। तो उसको बोलते हैं लॉजिकल पार्टीशन, बोलते हैं उसको। लॉजिकल मतलब वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम लोग काल्पनिक वे में, लॉजिकल वे में उसको डिवाइड करते हैं, तो सिस्टम को समझ में आता है कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव क्या है, बट देख के नहीं पता चलता। इसी तरह से ये जो डेवलपमेंट सर्वर है ये भी एक कंप्यूटर है या एक सीपीयू है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। लेकिन उस सीपीयू के अंदर में आपको एक सैंडबॉक्स का क्लाइंट रहेगा, एक एवेब का क्लाइंट रहेगा, एक गोल्डन का क्लाइंट रहेगा, और एक टेस्ट क्लाइंट रहेगा, और एक अलग डब्बा होगा, एक अलग सीपीयू होगा। उसको किस लिए रखा हुआ होगा, क्वालिटी के लिए, उसको क्वालिटी क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन सर्वर का एक सर्वर होगा, एक सीपीयू होगा, जहाँ पे एक्चुअली हम लोग काम करते हैं, यूजर लोग काम करता है, सही का जब वो लोग काम करते हैं, रियल टाइम पे जब ऑर्डर बनाता है, इनवॉइस बनाता है, चालान बनाता है, ठीक है, इस तरह का जो भी है, सैलरी देता है एम्प्लॉयज़ को,
सैलरी डिडक्शन करता है, इस तरह के जो भी लाइव सिस्टम में है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है। एंड डीआर सर्वर का मतलब क्या है? डिजास्टर सर्वर, डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, डीआर मतलब होता है डिजास्टर रिकवरी। तो डिजास्टर वर्ड का मतलब क्या होता है? डीआर डिजास्टर का वर्ड का मतलब क्या होता है? तबाही, अगर वैसा बोला जाए तो जैसा फ्लड आने को हम बोलते हैं कि सर डिजास्टर, वैसा सिचुएशन आ गया हम लोग के पास। तो डिजास्टर मतलब क्या हो गया? जैसे आंधी, तूफान, थंडरिंग, ठीक है, भूकंप, इस तरह का कुछ भी। तो मान लेते हैं कि मेरे पास अगर ये सर्वर नहीं रहेगा और मेरा प्रोडक्शन सर्वर मान लीजिए कि मेरा साक्षी में या जमशेदपुर में या झारखंड में है, और झारखंड में अचानक से कुछ ऐसा भूकंप आ गया, ठीक है, तो अब ये जो सर्वर है, मान लीजिए कि टाटा स्टील का सर्वर साक्षी का ऑफिस में रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन टाटा स्टील तो पूरा वर्ल्ड में काम कर रहा है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, ठीक है, हर जगह पे काम चल रहा है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना, उड़ीसा में है, कहीं कहीं कुछ कुछ चल ही रहा है उसका, पूरा इंडिया में कहीं ना कहीं उसका कुछ न कुछ है। तो जमशेदपुर में अगर भूकंप आ गया और कोई कारण से सर्वर डैमेज होगी तो फिर क्या होगा? जमशेदपुर में प्रॉब्लम है, उसका मतलब ये तो नहीं कि भुवनेश्वर में, ये मतलब उड़ीसा में जो प्लांट नया बना है वो बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं, ठीक है। या फिर यूरोप में जो कंपनी है टाटा स्टील का, उसका साथ उसका रिलेशन खत्म हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसीलिए क्या होता है, इसका एक कॉपी होता है, और ये दोनों सर्वर एक जगह नहीं रहता है। ये अगर झारखंड में है तो इसको रखेगा चेन्नई में, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई बाहर का विदेश का कंपनी है तो कोई उसका सर्वर अगर यूरोप में है तो दूसरा सर्वर तो रखेगा अमेरिका में, ताकि कभी अगर वार भी लग जाए कोई दूसरा कंट्री के साथ दूसरा कंट्री का, तो कम से कम उसका डेटा सेफ रहे। नहीं तो सारा चीज खो देगा ना, मान लीजिए कि लड़ाई लग गया कहीं, ठीक है, बम वम मार दिए थे, ये तो गया, खत्म हो गया, तो उसका तो पूरा कहानी ही खत्म हो गया पूरा, ठीक है। तो डेटा बचे रहना चाहिए, इसीलिए इसका एक कॉपी बनाया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, प्रोडक्शन सर्वर क्या होता है, डिजास्टर रिकवरी सर्वर क्या होता है। जी सर। सर इनकेस अगर इस पे प्रॉब्लम हो जाएगा डिजास्टर रिकवरी सर्वर पे तो ये दोनों एक दूसरे से नहीं, वाइस वर्सा रहता है, दोनों एक दूसरे से डेटा लेना देना करते रहते हैं। तो एक्चुअली हम लोग जो भी काम करते हैं वहाँ पे सेव होता है यहाँ पे, और साथ ही साथ इसका एक कॉपी यहाँ पे भी चला जाता है। ऑटो पे ये रहता होगा सर। ऑटो है, ऑटो सिंकिंग रहता है, हाँ, ऑटो सिंकिंग रहता है। तो यहाँ कुछ भी हरकत करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो कल के दिन चाहे ये खराब हो जाए या ये बर्बाद हो जाए, या कल के दिन ये खराब हो जाए, ये बर्बाद हो, एक तो रहेगा ही हमेशा हाथ में, हाँ जी ठीक है। तो जो लाइव सिस्टम होता है जहाँ पे एक्चुअली काम किया जाता है, एक्चुअली सेल परचेज, सैलरी देना, सैलरी लेना, माल खरीदना, इस तरह का कोई भी डेटा एंट्री जो होता है वो कहाँ पे होता है? प्रोडक्शन सर्वर में, और उसी का एक कॉपी यहाँ पे बनाया जाता है डीआर सर्वर में, ताकि आंधी, तूफान, भूकंप कुछ भी आए लेकिन मेरा डेटा क्या होना चाहिए? सेफ रहना चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ एसएपी के लिए ही नहीं होता, ये सभी कंपनी में होता है। अभी मान लीजिए आईआरसीटीसी का जो सर्वर है, टिकट वगैरह काट रहा, लाखों लाखों करोड़ों आदमी हर दिन हर समय कोई ना कोई टिकट तो बना ही रहा होगा, क्योंकि कितना आबादी हम लोग का 1,40,000, कितना 140 करोड़ है ना अभी, कुछ बोलता है अभी, ठीक है। तो पूरा इंडिया में जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय भी कोई ना कोई टिकट बना रहा होगा, हो ही सकता है ना। और शुरू से लेके अब तक जितना भी आदमी टिकट विकट बनाया है तो डेटा में तो सर्वर में सेव रहता ही होगा,
अभी वो सर्वर अगर खराब हो जाए तो कल के दिन अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम आए तो डेटा तो मिलेगा नहीं। नहीं। हो सकता है कि किसी ने टिकट बनाया था, किसी को कहीं जर्नी करना है, कोई टिकट कैंसिल किया, उसको अपना पैसा रिफंड चाहिए, बहुत सारे डिटेल्स रहता है ना उसमें। हम्म, तो हर एक कंपनी क्या करता है, एक डीआर सर्वर बनाता है ताकि उसका लाइव सिस्टम का कनेक्शन और एक सर्वर में रहे, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो डेटा उसका सही सलामत रहे। ठीक है, अब समझते हैं कि डेवलपमेंट सर्वर क्या है एंड क्वालिटी सर्वर। हाँ, वो बाद में बताएंगे, अभी हम वो जगह पे पहुंचे नहीं हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि डेवलपमेंट सर्वर क्या है, क्वालिटी सर्वर क्या है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होता है। हम्म, अब समझते हैं कि डेवलपमेंट में क्या होता है। तो डेवलपमेंट सर्वर क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस सर्वर का काम होता है कोई भी चीज को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, नया कोई कस्टमर आया आपके पास और आपको बोला कि देखो मेरा ऐसा एक दुकान है, तो इस दुकान में जैसे मान लेते हैं कि कोई मिठाई का दुकान है मान लेते, या कुछ भी दवा का दुकान है मान लेते। ठीक है, तो एक दवा दुकान किसी ने खोला है और वो चाहता है कि सारा चीज जो है सिस्टम से हो, तो दवाई बेचने का भी काम सिस्टम से हो, दवाई खरीदने का भी काम, क्योंकि वो भी तो खरीदता होगा ना कहीं। हम्म, तो दवाई खरीदना, दवाई बेचना, दवाई का डिस्काउंट लगना, उसके बाद कितना दवाई एक्सपायरी हो जा रहा है उसका भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दुकान में बहुत सारा दवाई रहता है, सारा दवाई तो बिकता नहीं है ना। और हो सकता है कि कुछ कुछ दवाई एक्सपायरी भी होने जा रहा है, तो उसका भी सिस्टम को पता होना चाहिए, ताकि हमको याद रहेगा कि अरे 2 दिन बाद ये वाला दवाई क्या हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगा, तो हम लौटा देंगे उस कंपनी को जिस कंपनी का दवाई है वो, है ना। नहीं तो फिर वो लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि कोई कस्टमर खरीदेगा क्या एक्सपायरी वाला दवाई। नहीं सर। लेकिन दुकान में इतना इतना जगह, इतना अलमारी में, इतना शोकेस में दवाई लगा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा दवाई कब एक्सपायरी होने वाला है। तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं। याद रखना। और ना ही हर दिन देखना हर एक डब्बा को खोल खोल के, या हर डब्बा का पीछे में इसका एक्सपायरी कितना है, उसका एक्सपायरी कितना, पॉसिबल है उतना। नहीं। तो कोई एक दुकानदार आके बोलता है कि भाई मेरे को एक सॉफ्टवेयर बना के दो, और उस सॉफ्टवेयर में मेरा क्या होना चाहिए, मेरा जो भी दवा हम खरीदेंगे उसका एंट्री भी होना चाहिए, जो दवा हम कस्टमर को बेचेंगे उसका भी एंट्री होना चाहिए, एक्सपायरी का भी डिटेल्स होना चाहिए, कितना स्टॉक में अवेलेबल है दवा वो भी मेरे को दिखना चाहिए रिपोर्ट में। तो इस तरह का सारा डिटेल्स वो क्या बोलता है कि हमको सॉफ्टवेयर में दिखना चाहिए। तो कोई एक नया सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है, तो कोई जब भी आप नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले उसको डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, कोडिंग वोडिंग करते हैं, है ना। एक ही बार में तो रेडी नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं। बनाएंगे, फिर अब बनाने के बाद आप अपने से टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि सही बन रहा भी है कि नहीं, है ना। उसके बाद फिर आप जो ऑर्डर दिया है आपको, जो कंपनी या जो भी दुकान वाला, उसको बोलेंगे कि देखिए हम यहाँ तक बनाए हैं, तो एक बार आप देखिए, तो ऐसे ही चाहिए ना आपको, स्क्रीन ऐसे ही दिखना चाहिए, इनपुट में यही सब रहना चाहिए, डेट यहाँ आना चाहिए, टाइम यहाँ आना चाहिए, डॉक्टर का नेम यहाँ आना चाहिए, दवा का नाम यहाँ आना चाहिए, पैसा यहाँ आना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो आप बना के दिखाएंगे ना उसको, सॉफ्टवेयर बना के। तो कुछ स्क्रीन वगैरह दिखाएगा, कुछ इस तरह का कुछ स्क्रीन आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इस तरह का कुछ आप पेज बना के देंगे ना उसको, हाँ। तो देखिए तो सर लॉगिन पेज में ऐसे ही दिखना चाहिए, पासवर्ड वासवर्ड ऐसे रहना चाहिए, फॉरवर्ड पासवर्ड ऐसा रहना चाहिए, कुछ कुछ आप बनाएंगे फिर उसको दिखाएंगे। तो फिर बोलेंगे कि नहीं देखिए यहाँ ना स्पेलिंग गलत है, यहाँ मेरा लोगो सही नहीं आया है, ठीक है, हम ये आईडी पासवर्ड डाल के इंटर मार रहे ना, तो रॉन्ग पासवर्ड हो जा रहा है, कुछ कुछ तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम वो बताएगा आप।
तो जब कोई भी नया चीज बनता है तो कौन से सर्वर में बनता है? डेवलपमेंट सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, एंड डेवलपमेंट सर्वर में ये हम एसएपी का लैंग्वेज में हम बता रहे हैं। अगर कोई दूसरा कंपनी है, दूसरा सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे हो सकता है कि इतना डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये जरूर होगा, एक डेवलपमेंट सर्वर होगा, एक क्वालिटी सर्वर होगा एंड एक प्रोडक्शन सर्वर होगा। और उसके बाद उस कंपनी के पास अगर पैसा है, फंड है, तो वो डीआर सर्वर भी होगा, ठीक है। तो ये जो सैंडबॉक्स क्लाइंट है, एबएप क्लाइंट है, गोल्डन क्लाइंट है, टेस्ट क्लाइंट है, ये एसएपी का सॉफ्टवेयर में ये सारा यूज होता है। लेकिन ओरेकल में हो सकता है कि ऐसा ना हो, या दूसरा कोई भी ईआरपी है उसमें ऐसा ना हो, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट सर्वर तो होगा जरूर। मान लेते हैं कि जैसे R&D होता है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में R&D डिपार्टमेंट होता है, उसका काम क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट अगर आता है तो उसके ऊपर वो लोग काम करता है, रिसर्च करता है, देन उसके बाद कुछ डेवलप करता है, फिर वो बताता है कि देखिए हम लोग रिसर्च करके ये चीज़ बनाए हैं, ये डेवलप किए हैं, अब इसको चेक करिए कि सही हुआ है कि अगर ग्रीन लाइट मिलता है, हरा झंडा मिलता है, तो फिर आगे बढ़ता है, नहीं तो फिर वहीं पे फिर दोबारा फिर उसको नए सिरे से रेडी करते हैं, है ना। जी सर। तो कोई भी अचानक से कोई भी रिक्वायरमेंट आने से आप रेडी नहीं रहते हैं, तो आपको वो चीज बनाना पड़ता है, कोई भी नया चीज के लिए, ठीक है। उसको बोला जाता है डेवलपमेंट सर्वर। तो डेवलपमेंट सर्वर में पहला जो क्लाइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? सैंडबॉक्स क्लाइंट, ठीक है, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं R&D क्लाइंट। R&D को ही सर सैंडबॉक्स क्लाइंट कहते हैं ना। हाँ, तो R&D क्लाइंट या सैंडबॉक्स क्लाइंट का मतलब है कि ये जो क्लाइंट है ये आपके लिए है और यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नया रिक्वायरमेंट आया तो बोला कि राहुल एक नया रिक्वायरमेंट आया है, कस्टमर ऐसा मांगा है, ठीक है, तो तुम बना दोगे क्या? तो आप क्या बोलेंगे? तो ठीक है सर, हम देखते हैं, हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने के बाद आपको बताएंगे, फिर आप चेक करके बताइएगा कि सही है कि, है ना। तो सैंडबॉक्स क्लाइंट क्या है? पहले खेलने के लिए, मतलब अपने लिए, अपने हिसाब से बनाने के लिए, चेक करने के लिए कि सही में ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं सैंडबॉक्स क्लाइंट। तो जैसे वो दवा दुकान वाला एग्जांपल ही अगर हम ले लेते हैं, तो दवा दुकान का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो पहले तो आप अपने से कुछ ऐसा डिजाइन बनाएंगे, फॉर्म वॉर्म बनाएंगे, इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बनाने के बाद आपको अगर लगेगा कि हाँ आप सही रास्ते में जा रहे हैं, तब जाके आप सामने वालों को बताइएगा कि देखो हम यहाँ इतना बनाए हैं, ये सही लग रहा है कि। तो ये जो सैंडबॉक्स क्लाइंट है, ये फंक्शनल जो होता है, जो लोग जैसे आप लोग फंक्शनल है या मैं जैसे फंक्शनल है, तो वो लोग इसी क्लाइंट में काम करते हैं, सैंडबॉक्स, ठीक है। तो सैंडबॉक्स में कौन कौन काम करते हैं? फंक्शनल कंसल्टेंट। जब आपको लगेगा कि जो चीज़ आपने बनाया है वो सही बनाया है आपने, तो उसको फिर क्या करना पड़ता है? फिर टेस्ट करना पड़ता है। तो टेस्टिंग का क्लाइंट अलग होता है, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले वही चीज़ को दोबारा गोल्डन क्लाइंट में भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी कौन काम करते हैं? फंक्शनल कंसल्टेंट, ठीक है। देन उसको टेस्ट करना पड़ता है। गोल्डन क्लाइंट में रिचेक किया जाता है जैसे। नहीं, मैं बताता हूँ। अभी
थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वाला लाइन से हट के थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में आ जाते हैं, थोड़ा खाने पीने वाला चीज़, ठीक है। मान लेते हैं कि आप एक डोसा बनाने वाला कोई दुकान का मालिक है, डोसा बनाने आता है, ठीक है। आपका दुकान में साउथ इंडियन सारा चीज़ बनता है, डोसा, इडली, वड़ा, उत्तपम, इस तरह का जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ बनता है आपका दुकान में, और आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई भी कस्टमर आता है खुश होके जाता है, सब खाना पीना सब ठीक ठाक से। अभी अचानक से एक दिन एक कस्टमर आता है और आके बोलता है कि चाउमीन है, तो पूरा लाइन चेंज हो गया है। तो साउथ इंडियन डिश का दुकान था या रेस्टोरेंट था, अचानक से कोई कस्टमर आके बोलते हैं कि उसको चाउमीन खाना है, ठीक है। तो बोलता है कि चाउमीन है क्या? तो आप बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बोलता है कि बना दोगे? तो आप बोलते हैं कि ठीक है, ट्राई करते हैं, है ना। उस केस में क्या आप डायरेक्ट उसको चाउमीन बना के दे देंगे क्या? नहीं, उसमें भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना उसमें, जी। क्योंकि लाइन चेंज हो रहा है ना, आपको नहीं पता ये कैसे बनता है। तो आप क्या करेंगे? वीडियो देखेंगे, दोस्ती यारी में कोई है तो उसको पूछेंगे, जानकारी लेंगे, गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। करके पहले क्या करेंगे, तो बनाएंगे, और बनाने के बाद खुद ही टेस्ट करेंगे सबसे पहले तो कैसे बना है। उसके बाद फिर 2-4 आदमी को, दोस्त यार लोग को, कि देखो तुम नया चीज़ बनाए हैं, देखो तो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो वो फिर टेस्ट करेगा। ये जो चीज़ आप यहाँ पे बनाएंगे वो होता है ये वाला स्लाइड, अनबॉक्स स्लाइड। आप यूट्यूब, गूगल ये सब करके बना लिया आप यहाँ पे चाउमीन, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। ये आपने बनाया, आप ही खा रहे हैं, तो आप ही को पता है कि नमक है, झाल है, कैसा है। तो आपके बोलने से तो माल बिकेगा नहीं ना मार्केट में। किसी को तो अलग, किसी को भी उसको टेस्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कैसा है, क्या है ना। तो उसके लिए है ये वाला क्लाइंट। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको बना लिए, मान लीजिए इसको चाउमीन को, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट करेंगे यहाँ पे, और दूसरे लोगों को लाएंगे यहाँ, ठीक है। 2-4 आदमी खाएगा, बोलेगा कि हाँ ठीक है, एक काम करो, इसमें और ये चीज़ डाल दो, वो चीज़ डाल दो, और टेस्ट आ जाएगा, ऐसा वैसा करके ज्ञान देगा आपको, सही हो जाएगा ये। जब सही हो जाएगा तब आप इसको क्या करेंगे, क्वालिटी में भेजेंगे। क्वालिटी सर्वर मतलब इसको फर्दर दोबारा टेस्ट करने के लिए यहाँ पे भेजेंगे। यहाँ पे कौन टेस्ट करेगा? जो मालिक या जो दुकानदार या जिसने मांगा है आप, वो तो दोबारा इसको टेस्ट करेगा। यहाँ पे कौन टेस्ट किया? ये आप ही का दोस्त या रिलेटिव कोई भी टेस्ट किया है। यहाँ पे कस्टमर टेस्ट नहीं किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर को टेस्ट कराएंगे, ठीक है। उसको 2-4 चम्मच खिला देंगे, थोड़ा सा बना के, उसको बोलेंगे कि सर ले लीजिए, ये बन गया है, उसको तो टेस्ट करिए, तो ये क्या सही लग रहा है क्या? तो अगर वो बोलेगा कि नहीं, थोड़ा सा इसमें नमक कम है, झाल कम है, कुछ कम है, तो फिर आप यहाँ पे उसको बनाएंगे, ठीक है। फिर अपना दोस्ती यारी ये लोग से टेस्ट वेस्ट कराएंगे या अपने टेस्ट करेंगे। जब सही लगेगा फिर यहाँ पे भेजेंगे, फिर वो आदमी को बोलेंगे सर आपकी बात टेस्ट करिए, अभी सही है क्या? तो बोलेगा कि हाँ अब सही है। तो फिर आप बोलोगे कि ठीक है सर, तो कितना बना दें? तो बोलेगा कि ठीक है 5 प्लेट बना दो। अब यहाँ पे 5 प्लेट बना देंगे। समझ में आया? तो जब तक आप कंफर्म नहीं होते हैं जो चीज़ आपसे मांगा गया है वो सही से बना है नहीं बना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्यूशन करना है, कुछ बग है, ठीक है। बग मतलब कुछ प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइन से बग का मतलब होता है BUG, BUG। तो बग का मतलब होता है प्रॉब्लम, ठीक है, या डिफेक्ट।
जब तक आप अपने से कंफर्म नहीं हो जाते हैं कि सही बना नहीं बना क्या बना, तब तक आप उसको मार्केट में बेचने लायक स्थिति में नहीं आते। क्योंकि अगर बिना टेस्टिंग के, बिना कंफर्मेशन के आप माल बेचना चालू कर देंगे मार्केट में, तो पक्का है कि आपका बिजनेस क्या होगा, डूबेगा। बिजनेस खड़ा नहीं होगा, चाहे वो चाउमीन ही हो या डोसा ही हो या स्टील हो, आयरन हो, सॉफ्टवेयर हो, डेल लैपटॉप हो, मोबाइल हो। कोई भी कंपनी कोई नया चीज़ बना के जब मार्केट में लॉन्च करता है, तो पहले इस लेवल पे वो काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसका क्वालिटी डिपार्टमेंट रहता है, वो लोग को बोलता है टेस्ट करो, ये बन चुका है, देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं है क्या। और ये सब बिना किए अगर आप डायरेक्ट चालू कर देंगे, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट खराब बनेगा, और प्रोडक्ट खराब होगा तो मार्केट में भी आपका रिस्पॉन्स खराब हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया खाने पीने वाला सामान, बट एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं? जी सर। तो आप समझते हैं सॉफ्टवेयर में भी वैसे ही होता है। जब कोई आदमी आके आपको कोई चीज़ मांगता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सैंडबॉक्स क्लाइंट में उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर, ठीक है। या और एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई आदमी को अपना घर बनाना है, तो 2400 स्क्वायर फीट का उसका जगह है मान लीजिए, ठीक है। तो बोला कि मेरे को एक बाथरूम चाहिए, ठीक है, बेडरूम चाहिए, और वो 2 बेडरूम चाहिए, एक हॉल चाहिए, एक किचन चाहिए, ऐसे करके वो कुछ बताया। तो मान लेते हैं कि आप एक डिज़ाइनर है, एक आर्किटेक्चर है, सिविल आर्किटेक्ट, जो घर का डिज़ाइन बनाता है, ठीक है। तो जब वो आके आपको बोला कि सर मेरे को ऐसा 2400 स्क्वायर फीट का मेरे पास एक खाली ज़मीन पड़ा हुआ है, हमको घर बनाना है, उसमें ऐसा-ऐसा मेरे को चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसको डिज़ाइन बना के देंगे। एक डिज़ाइन देंगे D1, डिज़ाइन 2, डिज़ाइन 3, ऐसे 3-4 डिज़ाइन उसको बना के दिखाएंगे, सर ऐसा-ऐसा है। फिर वो क्या करेगा, वो यहाँ सब देखेगा, देखने के बाद वो फाइनल करेगा, तब जाके आप क्या करेंगे, उसका सिविल वर्क स्टार्ट करेंगे, ईंटा-उटा लगाना स्टार्ट करेंगे, ढलाई-वलाई करना स्टार्ट करेंगे। जब तक कंफर्म नहीं है तब तक तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना। तो ये जो सर्वर है, ये जो डेवलपमेंट सर्वर है, उसमें जो सैंडबॉक्स क्लाइंट है, उसका काम है जो रिक्वायरमेंट आपके पास आया, उस रिक्वायरमेंट को समझ के पहले अपने लेवल पे उसको डिज़ाइन करना, उस चीज़ को बनाना, डेवलप करना, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगर करना बोलते हैं। कॉन्फ़िगर करना या डेवलप करना। जब आप अपने से सैटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ मैंने जो किया है वो सही है और लग रहा है कि कस्टमर को भी पसंद आएगा, ठीक है, फिर यही सेम चीज़ को फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं। जो कुछ काम आप यहाँ पे किए होंगे, वही सेम चीज़ को दोबारा यहाँ पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लाइंट है ना, ये क्लाइंट टेस्ट क्लाइंट है, मतलब R&D क्लाइंट है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप कुछ भी नहीं, जो चीज़ करना है वही चीज़ करेंगे। जब आप श्योर हो जाएंगे, जैसे आपको एक दवा बनाना है, तो उसमें आपको मान लीजिए कि पानी इतना परसेंटेज मिलाना है, कोई केमिकल है उसको इतना परसेंटेज मिलाना है। तो यहाँ पे आप क्या किए ना, यहाँ पे बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए हैं आप, कोई दवा को बनाने के लिए, और जब दवा बन गया तो आप फाइनल हो गए हैं कि ये दवा बनाने के लिए जो है पानी इतना मिलाना है, एक केमिकल को इतना मिलाना है, इस केमिकल को इतना मिलाना है, तो आपको फॉर्मूला पता चल गया। तो यहाँ पे सिर्फ जो फाइनल फॉर्मूला है उसी को यहाँ पे दोबारा बनाना पड़ता है, ठीक है। और जो चीज़ यहाँ पे बना, वो चीज़ को यहाँ पे क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और इसको कौन टेस्ट करता है, जिसने बनाया है, मतलब आप। टेस्ट को क्या बोलते हैं, इस टेस्ट को बोलते हैं एक्यूटी, फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं।
ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे आपने बनाया, यहाँ पे टेस्ट किया, सब सही हुआ, तब हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को बोलते हैं कि सर आप भी टेस्ट करिए इसको। तो यहाँ पे जो टेस्ट होता है क्वालिटी क्लाइंट में, इसको बोलते हैं यूएटी। सर आपने जो मांगा मैंने यहाँ बनाया, अब आप एक बार देख लीजिए कि सही बना है कि नहीं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं प्रॉब्लम है, तो फिर दोबारा यहाँ पे बाद में करेंगे, उससे पहले यहाँ पे फिर दोबारा उसको बनाना पड़ेगा। जब लगेगा कि हाँ अब सही बना है, फिर दोबारा यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि सर देखिए जो चेंजेस आपने मांगा तो वो मैंने कर दिया, अभी सही है कि नहीं। तो बोलेगा कि हाँ अब की बार सही है, तो आप फिर क्या करेंगे, जो काम आप यहाँ पे टेस्ट करवाए थे अब उसको यहाँ पे प्रोडक्शन में मूव कर देंगे। ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे कोई काम करते हैं ना, तो यहाँ पे तो कोई नया चीज़ जनरेट नहीं होता है, बट जब हम लोग गोल्डन क्लाइंट में काम करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, पीआर बनता है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। जैसे कस्टमर केयर में फ़ोन करके कुछ कंप्लेंट डालते हैं तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर बनता है ना, एक नंबर देता है। उसी तरह से यहाँ पे जब आप काम करते हैं गोल्डन क्लाइंट में, तो एक पीआर नंबर जनरेट होता है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर। तो जैसे आप यहाँ पे सेव करते हैं ना, तो एक पीआर का नंबर जनरेट होता है। तो कुछ ऐसा एग्जांपल होता है, नंबर कुछ स्टार्ट होता है EBX, ये नंबर सेट किया जा सकता है। तो इस तरह का एक नंबर जनरेट होता है यहाँ, ठीक है। तो जब आप टेस्ट करते हैं सब कुछ सही रहता है, तो यही वाला नंबर को जो बेसिस कंसल्टेंट होता है उसको बोलने से वो क्या करता है, इसको यहाँ पे मूव कर देता है। यहाँ पे आपको दोबारा कॉन्फ़िग करने का जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िग यहाँ पे करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद सही होगा तो बेसिस कंसल्टेंट जो होता है वो बेसिस कंसल्टेंट को बोलने से ये सेम चीज़ को यहाँ पे इस वाले CPU में मूव कर देगा। वो यहाँ पे मूव करेगा तो जो कस्टमर है वो उसको यहाँ पे टेस्ट कर लेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आप बेसिस को बोलेंगे कि भाई एक काम करो, इसको प्रोडक्शन में भी भेज दो, ये सही काम कर रहा है, जैसा कस्टमर ने मांगा था वैसा ही बना है। तो यहाँ पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे भेजने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे चला गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी चला गया। तो यहाँ पे बेसिस को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बेसिस को बोलना के लिए यहाँ तक। पर मान लीजिए आपने जो भी चीज़ यहाँ बनाया, यहाँ पे टेस्ट किया, फिर कस्टमर को बोला कि सर आप टेस्ट करें, उसने बोला कि नहीं यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, इसको ठीक करो। तो फिर यहाँ पे जब आप काम करेंगे तो और एक नया नंबर जनरेट होगा। तो पहले 33 था, उसके बाद वाला नंबर हो जाएगा 34। फिर आप यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। तो अब की बार 33 तो पहले से ही जा चुका है यहाँ पे, अब की बार इसको भेजना पड़ेगा 34 को। जब यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक लगेगा तो 34 को यहाँ पे भी भेजना पड़ेगा, ऑटोमेटिक 34 यहाँ पे भी चला जाएगा। क्या क्या समझ में आया यहाँ पे? जैसे कि उस पर क्वालिटी टेस्ट में जैसे कि कुछ प्रॉब्लम था, तो उसमें फिर जाके कॉन्फ़िगर वगैरह किया, गोल्डन क्लाइंट से टेस्ट वगैरह हुआ, फिर जाके क्लाइंट उसे टेस्ट नहीं करेगा, बेसिस वाले को बोलेंगे कि उसको ये ओके है तो आप उसमें आप ट्रांसफ़र कर दीजिए।
तो यहाँ आप अपने लेवल पे करेंगे। ये 234 वाला में जो भी चेंजेस है, 334 वाला में, उस पे यहाँ पे कंफर्म करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ कस्टमर ने जो भी मांगा वो सही है आपकी बात, तो फिर बेसिस को बोलेंगे तो यहाँ पे मूव कर देगा फिर 34। ठीक है, ओके। विनोद जी समझ में आ रहा है? जी सर। क्या क्या समझ में आया आपको अभी तक? सर किसी भी डेवलपमेंट सर्वर में सर किसी भी चीज़ को डेवलप करना, बनाना और उसके बाद सर उसको क्वालिटी में भेजना सर। और क्वालिटी में अगर डिफ़ॉल्ट है तो वापस से उसको सर माने कि ठीक करके उसको डेवलप में डालना कि फिर से बने और फिर जाके सर इसमें आएगा सर वो इसमें प्रोडक्शन में क्वालिटी में आएगा सर और फिर प्रोडक्शन होगा सर एक ठीक होने पे। तो यहाँ पे किसका क्या रोल है यहाँ पे? सर वो क्लाइंट में क्या सॉरी होता सर है? ये किस क्लाइंट में सर? इस क्लाइंट में क्या किया जाता है? डेवलपमेंट क्लाइंट में सर। सैंडबॉक्स क्लाइंट में? सैंडबॉक्स क्लाइंट में सर किसी भी चीज़ को सैंडबॉक्स क्लाइंट, हाँ सर, ये ऑर्डर लिया जाता सर बनाने के लिए। ऐसा नहीं है जी सर। क्या क्या होगा राहुल जी? सर उसमें सैंडबॉक्स में सर जो भी टेस्टिंग वगैरह करना है वो हम लोग करेंगे। फिर जाके उसको फिर जाके हम लोग टेस्ट क्लाइंट में हम लोग जाएंगे, क्योंकि जितना भी हम लोग डेवलप वगैरह किए हैं उसको हम लोग टेस्ट क्लाइंट में टेस्ट करेंगे। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, खाली उसको सही से टेस्ट करना है कि हाँ ये अकॉर्डिंग टू जो मेरा प्रोसेस है वो चीज़ मेरा सिस्टम से वो प्रोसेस फ्लो हो रहा है कि नहीं। फिर है कि उसको हम लोग भेजेंगे क्वालिटी क्लाइंट के पास। वो क्वालिटी क्लाइंट चेक करेगा कि हाँ अकॉर्डिंग टू मेरा जो एरिया है कि हाँ मेरा ये फंक्शन के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर कुछ एरर हुआ तो फिर जाके वो फिर से वो सैंडबॉक्स क्लाइंट के पास जा रहा है। फिर जाके वो एरर सही करेगा। एरर सही करने के बाद फिर जाके गोल्डन क्लाइंट उसको फिर जाके वो रेक्टिफाई करेगा। अगर वो रेक्टिफाई करके वो सही हो गया तो फिर जाके बेसिस क्या करेगा, वो फिर जाके ट्रांसफर कर देगा क्वालिटी क्लाइंट में कि हाँ ये अभी ओके है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के हिसाब से। फिर जाके उसको टेस्ट करेंगे हम लोग प्रोडक्शन क्लाइंट में, हाँ इस हिसाब से प्रोडक्शन क्लाइंट हम लोग ने चेक किया वो सही है। तो सही है। प्रोडक्शन क्लाइंट में हम लोग फाइनल करके भेजते हैं, यहाँ पे कोई टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं है। हाँ हाँ वो टेस्टिंग फाइनल। वेस्टिंग वाला सारा काम या तो डेवलपमेंट क्लाइंट में होगा हाँ या फिर डेवलपमेंट क्वालिटी तो क्लाइंट। क्वालिटी में होगा। तो क्वालिटी क्लाइंट में टेस्टिंग कौन करता है? जिसका रिक्वायरमेंट है वही करता है, जिसने मांगा है वो। जी। और टेस्ट क्लाइंट में कौन टेस्ट करता है? कोई ऑनर। फंक्शन करेगा। ठीक है, जिसने डेवलप किया है वही हाँ। टेस्ट करता है। तो डेवलप कौन सा सर्वर कौन सा क्लाइंट में होता है? गोल्डन क्लाइंट। गोल्डन। टेस्ट होता है टेस्ट क्लाइंट। और सैंडबॉक्स क्लाइंट में भी कॉन्फ़िगर होता है एंड डेवलप होता है एंड टेस्टिंग भी होता है। लेकिन ये अपने लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई जी टीआर सर। जनरेट नहीं होता है। नहीं। इस क्लाइंट में कोई भी टीआर जनरेट नहीं होता है। टीआर कहाँ पे जनरेट होता है? गोल्डन में। गोल्डन और गोल्डन से इसको कहाँ पे मूव किया जाता है? क्वालिटी में। क्वालिटी में सर। हाँ, और प्रोडक्शन में कहाँ से मूव किया जाता है? गोल्डन से। गोल्डन नहीं, क्वालिटी से कभी टीआर मूव नहीं होता। गोल्डन से ही। प्लांट होता है प्रोडक्शन प्लांट। यहाँ पे सिर्फ टेस्ट किया जाता है, कंफर्म किया जाता है। अगर बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, यहीं से फिर डायरेक्ट प्रोडक्शन दी जाएगी। जी सर। ठीक है। तो
शायद बुक में नहीं दिया हुआ गलत चीज। लैंडस्केप यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे पास कुछ है तो हाँ, सिस्टम लैंडस्केप। तो सिस्टम लैंडस्केप क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट होता है सर्वर्स का। SAP system landscape is a group of server installed and all servers are linked to different transport routes to main system, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, क्वालिटी होता है एंड प्रोडक्शन होता है। डेवलपमेंट में न्यू कस्टमाइजेशन या डेवलपमेंट का काम होता है, क्वालिटी जहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है, और प्रोडक्शन जहाँ पे फाइनली जो एंड यूजर होता है उसने मांगा है वो उसमें काम करता है। डेवलपमेंट सिस्टम को BC भी बोलते हैं, क्वालिटी सिस्टम को QC भी बोलते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम को IC भी बोलते हैं, ठीक है। हर एक सिस्टम के पीछे एक क्लाइंट का कोड होता है जो 3 डिजिट का होता है इस तरह से, और ये जितने भी सर्वर्स हैं ये सारे कनेक्टेड होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। मतलब जो TR मैंने बताया अभी, उस TR के थ्रू हम लोग ऐसे डेटा को ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को एक सर्वर से दूसरा सर्वर में भेजते हैं इस तरह से टेस्ट करने के बाद। उसके बाद क्या है, ऐसा 3 डिजिट का नंबर होता है, जो क्लाइंट होता है वो 3 डिजिट का नंबर होता है। उसके बाद क्या है, कौन सा सर्वर का मतलब क्या है, और उसके अंदर जो क्लाइंट होता है उसका मतलब क्या है। सैंडबॉक्स क्लाइंट का मतलब होता है जहाँ आप डिज़ाइन वर्क को आप टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, डेवलप करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ये होता है सैंडबॉक्स क्लाइंट, ठीक है। सैंडबॉक्स मतलब खेलने धुलने वाला क्लाइंट, ये किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको जो टेस्टिंग करना है, जो करना है आप यहीं पे करते हैं। दूसरा होता है कस्टमाइजिंग या गोल्डन क्लाइंट, जहाँ पे आप एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं गोल्डन क्लाइंट। उसके बाद होता है यूनिट टेस्ट क्लाइंट, जहाँ पे आप जो डेवलपमेंट आपने किया है उसको आप टेस्ट करते हैं। उसके बाद होता है क्वालिटी एश्योरेंस सर्वर, जहाँ पे आप फाइनल टेस्टिंग करते हैं यूज़र के साथ जिसने मांगा है, ठीक है। जब सब कुछ सही रहता है तो उसको प्रोडक्शन भेज देते हैं। और प्रोडक्शन सर्वर ऐसा सर्वर है जहाँ पे एंड यूज़र जो काम करते हैं, जो भी बिजनेस यूज़र्स हैं, वो लोग अपना सॉफ्टवेयर में बैठते हैं, काम करते हैं, इस तरीके से एक्टिविटी करते हैं। ये था, ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ वहाँ पर ड्राइव में, ठीक है। जी ये सिस्टम लाइन्स को अब इसमें एक लास्ट चीज़ है जो मैंने नहीं बताया, वो है ABAP क्लाइंट। ABAP क्लाइंट क्या होता है? टेक्निकल कंसल्टेंट जो लोग होते हैं, जो लोग कोडिंग करते हैं, जो लोग प्रोग्राम लिखते हैं, तो गोल्डन क्लाइंट में जो काम होता है वो हम लोग करते हैं, जिसको बोलते हैं फंक्शनल कंसल्टेंट। और वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं? कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम लोग कोडिंग वोडिंग नहीं करते। कोडिंग कौन लोग करते हैं? डेवलपर लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी TR जनरेट होता है, ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट। ये लोग भी कुछ नया सॉफ्टवेयर बनाता है, कोडिंग करता है, तो एक नया TR जनरेट होता है। फिर यहाँ पे TR जनरेट करने के बाद यहाँ पे उसको टेस्ट किया जाता है, सेम फ्लो है। तो टेस्ट सही रहता है तो क्वालिटी लाइन में मूव कर दिया जाता है। फिर जो एंड यूज़र है, जो रिक्वायरमेंट दिया है, जो कस्टमर है, वो यहाँ पे फिर टेस्ट करता है, सब सही होता है तो प्रोडक्शन भेज देता है। अंतर इन दोनों क्लाइंट में सिर्फ इतना ही है कि गोल्डन क्लाइंट में क्या किया जाता है? कॉन्फ़िगर। और ABAP क्लाइंट में क्या किया जाता है? कोडिंग। कोडिंग कौन करता है? टेक्निकल कंसल्टेंट या डेवलपर। और गोल्डन क्लाइंट में क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे कोडिंग नहीं होता। याद रहेगा? जी सर। चलिए अभी बुक में देखते हैं। एक्सेप्ट मेथोडोलॉजी तो अभी हम बताए नहीं हैं। एक्सेप्ट मेथोडोलॉजी बाद में बात करेंगे एक्सेप्ट मेथोडोलॉजी का। और अभी जो बुक है
तो बुक में हम लोग अभी तो क्लाइंट सर्वर का फंडा समझ में आ गया जी कि क्लाइंट सर्वर का फंडा क्या होता है ना, टू थ्रेड थ्री थ्रेड क्या होता है ये समझ में आ गया। जी ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर ये एंड एसएफ मेथोडोलॉजी। ठीक है, क्लाइंट नंबर क्या होता है ये सब समझ में आ गया, सर्वर क्या होता है एंड ये तो वर्जन वगैरह हो गया, ये मॉड्यूल हो गया। ये इंट्रोडक्शन तो मैंने पढ़ा दिया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से सब अपने से पढ़ लीजिएगा, कुछ कुछ मैंने बताया है और कुछ कुछ थ्योरी है, आप लोग अपने से पढ़ने से भी समझ में आएगा। एंड यहाँ तक हो गया। मॉड्यूल क्या क्या मॉड्यूल होता है ये मैंने बता दिया है पहले ही। लॉजिस्टिक मॉड्यूल क्या क्या है, एचआर मॉड्यूल में क्या क्या होता है एंड ये टी कोड वगैरह ये सब हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे तो बात करेंगे कि उसका स्क्रीन कैसे होता है। और फिर ये लोग अभी एचडी में चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। इसी में हम लोग ये वाला पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे एसएफ मेथोडोलॉजी। बट आप लोग को क्या करना है, आप लोग को करना है कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, R1 R2 R3, तो इसका नोट बनाना है। ठीक है, गूगल में सर्च करना है, कुछ भी बढ़िया वाला डॉक्यूमेंट मिले, कुछ नया लिंक मिले, वहाँ से पढ़ के समझ के नोट बनाना है। दूसरा है लैंडस्केप, ये भी गूगल में मिल जाएगा। अगर आप गूगल में जाएंगे ऐसे तो लैंडस्केप करेंगे तो उसका भी मिल जाएगा। लैंडस्केप, ठीक है, इस तरह से फोटो वोटो दिख जाएगा एंड इस तरह से कुछ कुछ ब्लॉग वगैरह भी मिल जाएगा। यहाँ से आप जैसे डेव डेव का मतलब क्या है, क्वालिटी का मतलब क्या है, प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कौन सा क्लाइंट का मतलब क्या है। ठीक है, एंड यहाँ पे डिटेल में बताया भी है कि डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, सैंडबॉक्स सर्वर क्या होता है, प्रोडक्शन सर्वर क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं अपने से भी। गोल्डन क्लाइंट का मतलब क्या है, यूनिट टेस्ट क्लाइंट का मतलब क्या है, इसको भी मैं आपको दे देता हूँ। एंड और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा यहाँ पे पोस्ट वोस्ट देखने को मिलेगा आप लोग को। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसएपी सिस्टम लैंडस्केप, एसएपी बेसिस सिस्टम लैंडस्केप, तो सब नोट बनाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। बाकी बुक में वो पीडीएफ मैंने जो दिया है वहाँ से भी आप लोग को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो देखिए कौन सा क्लाइंट में क्या होता है। ठीक है, कौन सा क्लाइंट में कौन सा टेस्टिंग होता है, कौन रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ बताया है, सब टर्म आप लोग को थोड़ा समझना होगा, याद रखना होगा। जैसे मैंने टी आर बताया ना अभी, तो टी आर ऐसे ही होता है, तो भी पढ़िए थोड़ा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, सिस्टम लैंडस्केप के बारे में पढ़ना है, नोट बनाना है, कुछ डाउट होने से पूछना है नेक्स्ट क्लास में। और दूसरा है
क्लाइंट सर्वर क्या होता है एंड ये R1 R2 R3 ये सब पढ़ के कुछ रखिएगा, कुछ डाउट होने से पूछिएगा, जी ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे एसएप मेथोडोलॉजी, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी कर लेंगे मेंटेनेंस एंड सपोर्टिंग, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ओके। प्रैक्टिकल का कहाँ तक हो गया आप लोग का? इंस्टॉल वगैरह करवा लिए हैं? हाँ जी सर। तो ऑन करते हैं, ऑन होता है, चलता है, ठीक ठाक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जी सर। अच्छा, नोट वोट बना रहे? हाँ सर, नोटबुक बना रहे हैं। जी विनोद सर। जी, नोट बन रहा है विनोद जी? हाँ सर, बन रहा सर। कहाँ तक बनाए हैं? कहाँ तक पढ़ाई हुआ बन चुका है वहाँ तक? हाँ सर, जितना तक पढ़ाई उतना तक नोट्स वगैरह डन। ओके सर, ठीक है, बढ़िया है। डिले मत करिएगा, ठीक है। एक बार छूट जाएगा तो फिर मन नहीं करता है बनाने का, हम नहीं चाहते कि वो चीज़ आए कभी। मैं जैसा जैसा क्लास होते रहते सर, उसके साथ ही वो नोट्स भी वो कंप्लीट होते रहते हैं। हाँ, वो साथ में लगे रहने से ना वो हो जाएगा, फिर वो बाद में बैठ के बनाने वाला चीज़ में नहीं होगा, और ये इसलिए ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और आपको पता ही है बिना इंटरव्यू के तो नौकरी मिलने वाला है नहीं। तो अभी से पढ़िएगा, नोट बनाइएगा, बाद में एक बार नज़र घुमाने से याद आ जाएगा। और अभी कुछ नहीं करेंगे तो बाद में इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा, वहाँ पे थ्योरी ही पूछेगा। थ्योरी स्ट्रांग रहेगा तो इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, अदरवाइज इंटरव्यू में फिर फेल हो जाएंगे। जी सर। तो वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है, कि हमें फेल नहीं होना है, हमेशा पास ही होना है, ठीक है। जी सर। चलिए आज के लिए हम यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब होगा सर? तो नेक्स्ट क्लास कब करना है बताइए, कल या परसों? हो जाएगा ना सबका सेम टाइम में? हाँ सर, कल हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ कल सर। करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर, बाय, गुड नाइट। हाँ, बाय, गुड नाइट। ठीक है भाई, कहाँ पर ही हो, जमशेदपुर में हो कि कहीं और से हो? कहाँ से? तो फिर होम टाउन कहाँ पे है? वो बारेडी में रहता है, क्योंकि मेरे ऑफिस से भी बहुत सारा फ्रेंड वहीं से आता है, बारेडी से ही आता है। हाँ हाँ, मेरा तो गमरिया में, बंसल मेटल वर्क, गमरिया थाना मोड़ से अंदर है। हाँ हाँ, BMW कार वाला नहीं है, वो स्टील सेक्टर है। नहीं नहीं, वैसा नहीं। हाँ, तो अभी क्या वहाँ पर ही कलकत्ता में जॉब करता था? हम्म। तो फिर जाके अभी वहाँ से अभी जॉब छोड़ के अभी यहीं पर ही है ना, जमशेदपुर में? कॉलेजिंग वगैरह कब कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन वगैरह? 2022 में? तो करीम सिटी कॉलेज? क्या चीज़ का? हाँ हाँ। हम्म हम्म। मार्केटिंग वाला पे था क्या? हाँ, कॉल सेंटर वाला है? तो हाँ हाँ। ओह, हम्म, हम्म।
हुँ, 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 वो तो है। नहीं जब इसकी वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे हम लोग को एक साथ का नेट शिफ्ट मिलता तो यार हम लोग पे हैरेसमेंट हो जाता। लेकिन ये है कि यार हम लोग को चलो आधा घंटा 1 घंटा काम कर लिया, फिर जाके करीबन 3-4 घंटे के लिए नींद मार लिया, वो सही है। तो रात भर जागरण करना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। नहीं, वैसा-वैसा नाइट शिफ्ट तो बहुत झेला नहीं। नहीं, ये देखो जैसे कि तुम लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया करीम सिटी कॉलेज से, अभी यही है कि आराम से जो क्लास कर रहा है इस पे ज़्यादा फ़ोकस करो। इस पे ज़्यादा फ़ोकस करेगा जितना तुम सीपीयू पे नहीं कमाया उतना तुम लास्ट 1-2 साल पे तुम कमा लोगे इसमें, समझे? तो हुँ, 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 हुँ। नहीं, वो तो वाला जो बात कर रहे हैं ना, हम ग्रेजुएशन के बाद हम उसके से 2-3 महीने के लिए हम ट्रेनिंग हम सोच रहा था कि नहीं यार कॉल सेंटर होता है क्या एक्सपीरियंस ले लें। तो हम भी ट्रेनिंग पीरियड में मुश्किल से 2 महीना हम काम किया था वो भी साक्षी वाला। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे 2008 में, तब जाके वो मेरा फ्रेंड ज़बरदस्ती मेरे को लेके गया था कि यार चलो ना यार वहाँ पर इंटरव्यू कर रहा हूँ। बोला ठीक है चलो यार, हम भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि यार कॉल सेंटर का क्या होता है, तो उसमें ट्रेनिंग के ये वगैरह यार बहुत हेक्टेक था। हमेशा बड़ कंटिन्यू एकदम बोलना पड़ता है, एक चीज़ एकदम टेंशन वाला बात हो गया। हाँ, हाँ, वो हाँ, बोला हम भी जान रहे हैं कि केपीओ वाला मेरा भी एक भाई का फ्रेंड लोग दिल्ली वगैरह पे सब केपीओ पे ही काम कर रहा है। वो लोग उन भी अपना एक्सपीरियंस सुनाते रहता है। हम बोले कि भाई ये सब तो मेरा से होगा नहीं। तो इस कॉल पे ये हैंडल करने वगैरह भाई मेरा ऑफ़िशियल जॉब ही सही है, आराम से सिस्टम के पास काम करो ये वगैरह वो सही है। इतना और ज़्यादा काम-धाम मेरे को नहीं। और अभी तो है ना कहीं जॉब वगैरह नहीं कर रहा ना अभी। नहीं, सही कह रहे हो। जब इसमें फ़ोकस किया तो कंटिन्यू इसी में फ़ोकस करो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि वो तुम वहाँ पर ही माथापच्ची करके फिर जाके तुम पढ़ाई में कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाओगे। जैसे कि आज मेरा जनरल ये है कि मैं जनरल दौड़े भाग गया है कि हाँ, 6:30 बजे मेरे पास क्लास है, समझे? तो ये है कि चलो मेरा वो लिंक है ऑफ़िस में कि सैप का भी सैप डिपार्टमेंट में भी जाके हम थोड़ा बहुत बैठ के देखते रहते हैं कि काम कैसा होता है, तो मेरे को लिंक है कि हाँ, ऐसा-ऐसा काम होता है। और जैसा कि मेरा प्रोसेस कंट्रोलर का काम है, तो हम लोग का पूरा सिस्टम से ही काम होता है। सैप में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत काम रहता है, तो उसमें भी हैंडलिंग वगैरह किए हैं। होता है ना कि फ्लो से इसके थ्रू कैसे-कैसे होता है, वो चीज़ मेरे को अभी समझना है। तो इसी के लिए अभी फिर भी हम क्लास कर रहे हैं, साथ-साथ लॉजिस्टिक में जाके देखते भी हैं कि इनवॉइसिंग वगैरह कैसा ये सब करता है। जैसे